बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म है कि कल पाकिस्तान में कई मकामात पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत पे किसान मार्च हुए हैं और मौजूदा हुकूमत की जो नालायक, नाअहल और डफर किस्म की गवर्नेंस है, जिसके बिना पर बहुत सारे मसाइल इस मुल्क में हैं जिनका सामना पाकिस्तान के लोगों को करना पड़ रहा है। उसमें एक हालिया बहरान जो है वो यूरिया का पैदा हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क भर में किसानों की हालत ख़राब है, ज़मींदारों की हालत ख़राब है, फसलें उनकी बर्बाद हो रही हैं और कहीं से उनको यूरिया दस्तयाब नहीं है। अगर मिल भी रहा है तो बहुत कम मिल रहा है और उसमें उसकी कीमत भी ज़्यादा है, ब्लैक में उनको मिल रहा है। इस हवाले से कल एहतजाज हुआ कुछ इलाकों में, लेकिन पाकिस्तान भर में 24 जनवरी बरोज़ पीर जो किसान हैं वो एहतजाज करेंगे और उसी सिलसिले में कराची में भी एहतजाज होगा। आपके इल्म है कि कराची में आम तौर पे अक्सर इलाकों में तो ऐसी ज़मीन नहीं है जो काश्त होती हो, ज़रई ज़मीन नहीं है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर में और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के कुछ इलाकों में वहाँ ज़मीन काश्त होती है, वहाँ ज़रई ज़मीनें लोगों की मौजूद हैं और वो इस एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगे। हमारा मार्च 24 जनवरी को दोपहर में मलीर से एक काफ़िला शुरू होगा, निकलेगा, जो बड़ी जो रैली होगी वो मलीर से चलेगी और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी मुख्तलिफ़ रास्तों से होते हुए, शाहराह कायदीन से होते हुए मज़ार कायद के करीब खुदादाद कॉलोनी के पास आकर हम इकट्ठे होंगे और वहाँ पर फिर उस रैली के शुरुका से पार्टी के जो लीडर्स हैं वो ख़िताब करेंगे। और ये पहली दफ़ा होगा शायद, मुझे याद नहीं पड़ता हालिया तारीख़ में, कि कराची में भी जो किसान हैं, जो ज़रई ज़मीन काश्त करते हैं, वो इस नालायक वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। कल लाड़काना में एहतजाज हुआ है बहुत बड़ा, ओकाड़ा में हुआ है, साहिवाल में हुआ है, पंजाब के दीगर इलाकों में हुआ है, लेकिन अब जो है 24 तारीख को आप देखेंगे कि शायद सैकड़ों इस किस्म के एहतजाज जो हैं वो आपको नज़र आएंगे और भरपूर एहतजाज होंगे। हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान के लोगों का मसला है, जो मुश्किल है, जो तकलीफ़ है, वो गैस के क्राइसिस हैं। जो मसला दरपेश है वो महंगाई है। जो सबसे बड़ी मुसीबत हमारे लिए बनी हुई है वो पेट्रोल की कीमतें जो बढ़ रही हैं रोज़ाना वो हैं। डॉलर महंगा होता जा रहा है, चीनी महंगी हुई है, गंदम महंगी हुई है, दालें महंगी हैं, दवाएं महंगी हैं। हर वो चीज़ जो आम आदमी इस्तेमाल करता है उसकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। और बदनसीबी की बात यह है कि वफाकी हुकूमत में बैठे हुए इनके जो 300 तर्जुमान हैं वो बार बार ये कहते हैं कि जी इन्फ्लेशन नहीं है, और अगर माने तो फिर कहते हैं ये तो पूरी दुनिया में है। लेकिन ये बात अब किसी के ढकी छुपी नहीं है। दुनिया भर की जो महंगाई की शरह निकाली गई है उसमें पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पर है। अर्जेंटीना पहला है, तुर्की दूसरा है और पाकिस्तान तीसरा है। बाकी सारे के सारे ममालिक महंगाई जो हुई है मुल्कों में उसमें हमसे बहुत पीछे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा भोंडी एक दलील है कि जब आप ये कहें चूँकि पूरी दुनिया में हो रहा है इसलिए पाकिस्तान में महंगाई हो रही है। पाकिस्तान में महंगाई मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से है, नालायकी की वजह से है, इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से है, इनकी करप्शन की वजह से है। और अगर इनकी ये नालायकी और नाअहली इसी तरह चलती रही तो इस मुल्क का जो हशर उन्होंने कर दिया है 3.5 साल में, अल्लाह न करे कि आने वाले सालों में शायद हमारा हाल और बुरा होगा। यहाँ बेरोज़गारी में बेपनाह इजाफ़ा हुआ है और उससे तवज्जो हटाने के लिए सूबा सिंध में ये लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर यहाँ पर तमाशे लगाए जा रहे हैं। इस वक्त आप जाकर आवाम से पूछें, आप पूरे शहर में फिरते हैं, आपके नुमाइंदे पूरे मुल्क में फिरते हैं, जाकर लोगों से सवाल करें कि तुम्हें गैस चाहिए कि बल्दियाती कानून चाहिए, लोग कहेंगे कि गैस चाहिए। आप उन्हें कहें कि तुम्हें सस्ता पेट्रोल चाहिए या मेयर के इख्तियार चाहिए, वो कहेंगे कि हमें सस्ता पेट्रोल चाहिए। आप उनसे पूछें कि तुम्हारा सबसे बड़ा इशू इस वक्त महंगाई है, बेरोज़गारी है, या ये जो लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के एहतजाज कर रहे हैं वो हैं, तो मैं समझता हूँ
कि इस मुल्क का हर आदमी आपको ये कहेगा मुझे सस्ती बिजली चाहिए, मुझे सस्ता पेट्रोल चाहिए, मुझे गैस की फराहमी चाहिए, मुझे चीनी की कीमत में कमी चाहिए, मुझे दवाएं सस्ती चाहिए। लेकिन उस पर जो महंगाई उन्होंने की सो की, लेकिन ना MQM उस पर बात कर रही है, ना PTI यहाँ उस पर बात कर रही है, ना जमात इस्लामी उस पर बात कर रही है, ना GDA उस पर बात कर रही है। यहाँ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए अवामी इश्यूज़ को पीछे छोड़ दिया है और वफाकी हुकूमत के आलाकार बनकर उनको ये सहारे फराम कर रहे हैं। वकार भाई से मैं गुजारिश करूँगा बात कर लें, फिर आपसे मैं सवाल ले लूँगा आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको सईद गनी साहब ने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसले के मुताबिक 21 और 24 जनवरी को किसानों से इदारे यकजहती के लिए किसान मार्च, ट्रैक्टर ट्राली मार्च का फ़ैसला किया गया था और उसी के मुताबिक कल सूबे सिंध के लाड़काना डिवीज़न में किसानों से इदारे यकजहती के लिए एक भरपूर और तारीख़ी मुज़ाहरा हुआ, जिसमें हज़ारों की तादाद में किसानों ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने शिरकत की, वहाँ के अरकान असम्बली ने शिरकत की और चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने उस किसान रैली की क़यादत की। इसी तनाजुर में और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सूबे सिंध के 5 डिवीज़नल हेड क्वार्टर्स के अंदर, जिसमें कराची डिवीज़न, हैदराबाद डिवीज़न, मीरपुर डिवीज़न, शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न और सखर डिवीज़न में 24 जनवरी को किसान ट्रैक्टर रैली का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें डिवीज़न भर से किसान जो हमारे ख़ास तौर पे हमारे कराची में, क्योंकि ज़रई ज़मीनें जो हैं मलीर ज़िले में हैं, तो मलीर से हमारा एक बहुत बड़ा जुलूस जो है किसानों का, कल वो जो सईद गनी साहब ने आपको बताया कि खुदाजाद कॉलोनी के मुकाम पर बाज़ार कायद पे पहुँचेगा। आपको मालूम है कि यूरिया जिसका सरकारी रेट 1600 रुपये है, वो आज ब्लैक में 3500 रुपये में भी नहीं दस्तयाब है। आपको पता है कि पंजाब में गुज़िश्ता साल किसानों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया। पूरे पंजाब के किसान जो है वो पंजाब लाहौर में जमा हुए और जिस तरीके से इस हुकूमत ने तमाम शोबों को तबाह किया है और बिलखुसूस इन्होंने किसानों को कुचल के रख दिया है। आज किसान, आबादगार, ज़मींदार अपनी फसल के लिए, खाद के लिए मारे मारे फिरते हैं, लेकिन गरीब को खाद जो है वो 3500 रुपये ब्लैक में भी दस्तयाब नहीं है। खुसरो बख्तियार साहब जो वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत ने खाद जो है अफ़गानिस्तान स्मगल कर दी। ये बात वही है जैसे इमरान खान जापान और जर्मनी की सरहद को मिलाते हैं, जैसे सिंध की और अफ़गानिस्तान की सरहद को मिला दिया गया। कहाँ सिंध, कहाँ अफ़गानिस्तान? अगर अफ़गानिस्तान से यहाँ से खाद स्मगल हुई तो क्या इनके वफाकी इदारे सो रहे थे? कस्टम इंटेलिजेंस जो है वो जामा किलात में गरीब दुकानदारों पे छापा मारकर कपड़ा तो बरामद करती है, लेकिन उनको खाद कैसे नज़र नहीं आई। तो ये सारी बातें अपनी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए, अपने इल्ज़ाम दूसरे पे डालने के लिए जो है ये इस तरह की बातें की जाती हैं। तो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस तहरीक का आगाज़ हम कल 21 जनवरी से कर चुके हैं, इंशाअल्लाह 27 फरवरी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अज़ीमुश्शान लॉन्ग मार्च का भी इनेकाद इसी मज़ार कायद से होगा, जिसकी क़यादत चेयरमैन गुलाब भुट्टो ज़रदारी करेंगे और ये सिंध के मुख्तलिफ़ अज़ला से गुज़रता हुआ इंशाअल्लाह ये इस्लामाबाद पहुँचेगा और ये तारीख़ी लॉन्ग मार्च होगा और इंशाअल्लाह ये फ़ैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा, जिसके बाद इस हुकूमत के ख़ात्मे का दिन करीब हो जाएगा। शुक्रिया। अगर आपका सवाल जो है वो 30 साला लीज़ के मुतल्लिक है, तो वो अदालत का फ़ैसला आया था जिसमें ये कहा गया कि 30 साला जो लीज़ है वो ख़त्म कर दी जाए और मज़ीद एक्सटेंशन उसमें ना हो।
30 साल लीज़ देने का बुनियादी तौर पर जो मंसूबा था उसकी वजूहत भी यही थी कि वो लोग जिनके पास और कोई ज़रिया मुआश नहीं होता उन्हें सरकारी ज़मीन काश्त करने के लिए दी जाए, पोल्ट्री फार्म के लिए दी जाए, किसी ऐसे मकसद के लिए जिससे वो ज़मीन को इस्तेमाल करके मुल्की मईशत में भी हिस्सा डाल सकें और अपना घर गार भी चला सकें। लेकिन अगर अदालत का एक फ़ैसला आ जाए कि जी 30 साल लीज़ आपने एक्सटेंड नहीं करनी, तो मेरा ख्याल है कि शायद हुकूमत के लिए थोड़ी मुश्किल होती है। हम चाहेंगे और हमारी ख्वाहिश होगी कि जेन्युइनली जो लोग सरकारी ज़मीन को उन्हीं मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं जिन मकासद के लिए उनको दी गई हैं, यार ये नए नए शोशे छोड़ दिए जाते हैं। और मैंने अभी आपको कहा ना कि ये वफाकी हुकूमत बाकी तो हर काम में नालायक नाहल है, लेकिन लोगों की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरह मतलब बेपर की जो चीज़ें लेकर आ जाते हैं उसमें बड़े माहिर हैं। ये बिल्कुल आया है इस मुल्क को यकजा करने के लिए अगर सबसे बड़ी कोई फ़ोर्स है तो वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पार्लियामेंट्री तर्ज़ हुकूमत के तहत बना है, उसके तहत हुकूमतें चलती हैं। एक ऐसी चीज़ जिस पर चारों सूबे मुत्तफ़िक हैं, जिस पर मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें मुत्तफ़िक हैं, जिस पर तजर्बात बहुत सारे हमारे मुल्क में हैं, उन तजर्बात से कुछ सीखने के बाद एक आइन बना है। अगर उससे छेड़खानी करके कोई नई शरारत करने की कोशिश की जाएगी तो ये शायद किसी एक आध फ़र्द को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश तो ज़रूर हो सकती है, इससे मुल्क को नुकसान होगा। और मैं ये समझता हूँ कि मुल्क का नुकसान ना इस मुल्क की सियासी जमातें बर्दाश्त कर सकेंगी, ना अदालतें बर्दाश्त कर सकेंगी, और ना ही कोई और शख्स इसकी इजाज़त दे सकता है। ये एक शोशा है और ये शोशा उसी तरह मर जाएगा जिस तरह और शोशे उन्होंने छोड़े। नहीं, अव्वल तो देखें, अब शोशा है ना, अब शोशे पे क्या रद्द-ए-अमल देंगे। जब अमली तौर पे कोई कोशिश होगी तो ज़रूर से बात होगी, लेकिन अभी शोशा है, ये शोशे के अलावा कुछ नहीं है। दूसरा एक सवाल आया था स्कूलों के हवाले से। देखिए, एनसीओसी इस वक्त फ़ैसले कर रही है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक एनसीओसी का जो फ़ैसला होता है उसको तमाम सूबों ने मानना है। अगर एनसीओसी अपने फ़ैसले में ये कहे कि इस फ़ैसले के मुतालिक जो है हतमी फ़ैसला सूबे करेंगे तो वो एक अलग बात है। तालीमी इदारों के हवाले से जो बात की गई है, अब उसकी यकीनन एजुकेशन डिपार्टमेंट उस पर उसको देखेगा कि हमने क्या करना है। लेकिन एक बात तो तय है कि बहुत नंबर्स जो हैं वो कोविड के बहुत ज़्यादा बड़े हैं, जो तशवीशनाक बात है। उस हवाले से कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ज़रूर होनी चाहिए। हमने देखा है कि आमतौर पे जो लोग हैं वो उसमें एहतियात नहीं कर रहे जितनी एहतियात उनको करनी चाहिए। सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है कि वो इकबाल गोट नहीं था, अल्लामा इकबाल के नाम पे था, तो आप ये तारीख को मत क्यों कर रहे हैं? पहली बात तो पहले ही मैं कर दूँ, चूँकि इसका मुख्तसर सा जवाब है। देखें, अल्लाह का शुक्र है, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं कभी भी हवा में बात नहीं करता। MQM ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कुछ नामों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी वजाहत की। मैं जब कह रहा हूँ कि वहाँ इकबाल गोट था, इकबाल गोट है, और फिर उसके बाद गुलशन इकबाल वहाँ बना है, और इसकी चीज़ें भी हैं। अगर किसी को ज़्यादा एतराज़ है, परेशानी है, तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ भाई, उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे झुटलाएं ना। ये सोशल मीडिया पे इधर उधर उसको छोड़ दें, मैं भी इग्नोर करता हूँ, आप इग्नोर करें। मैं फिर कह रहा हूँ इकबाल गोट वहाँ पे था, इकबाल गोट आज भी मौजूद है, और वहाँ जो लोग रहते हैं उस इलाके में जहाँ इकबाल गोट था, उनके जो घरों के आज भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आज भी कागजात हैं, उनके ऊपर इकबाल गोट लिखा हुआ है। तो ये कह देने से किसी के कुछ नहीं हो जाता। हकीकत जो है, तारीख जो है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। दूसरी जो बात आपने कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखें, असम्बली में खड़े होकर इमरान खान या उसकी जो वो ये भोंपुओं की टीम है, वो जो मर्जी चाहे कहती रहे। आप इस मुल्क के लोगों से पूछें, कोई एक आदमी मुझे इस मुल्क में लाकर दें जो ये कहे कि महंगाई नहीं हुई है, जो ये कहे कि मेरी ज़िंदगी इमरान खान के आने के बाद अजीरन नहीं हुई है कोई ये कहे कि जी मेरी आमदनी में इजाफा हो गया है। लोगों की ज़िंदगियां मुश्किल में हैं, लोग तकलीफ़ में हैं, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें कि जब एक्सप्लॉयटेशन भी होती है ना, जब मईशत आपकी बर्बाद भी हो रही होती है, तो उसके बेनिफिशरीज़ कुछ ना कुछ होते हैं। अब अगर PTI के ATMs उसके बेनिफिशरीज़ हैं, उनकी आमदनी बड़ी है, उनके जो अकाउंट्स हैं उसमें पैसे बड़े हैं, उनको मज़े लगे हुए हैं,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस मुल्क का हर आदमी जो है वो खुशहाल हो रहा है। इस मुल्क का आम आदमी तकलीफ़ में है। इस मुल्क का जो आम शहरी है वो महंगाई के बोझ तले दबा हुआ है। आप लोग इतने बैठे हैं, कोई एक मुझे आप में से बता दे कि महंगाई के तनासुब से क्या आपकी तनख्वाहों में, आपकी आमदनी में इजाफा हुआ है? आपकी तो तनख्वाहें कम हुई हैं। जितना आप पहले, आज से 2 साल 3 साल पहले कमा रहे थे, उतना आप नहीं कमा रहे हैं। अगर उतना भी कमा रहे हैं तो महंगाई इतनी हो गई है कि उसके ज़रिए जितनी चीज़ें आप ख़रीद सकते थे, आपकी क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है। तो ये जो मजाक करते रहते हैं असम्बलियों के अंदर खड़े होकर, ये मैं समझता हूँ कि लोगों के ज़ख्मों पर ये नमक छिड़कते हैं। ये तो यार ये काफ़ी देर से करा शबीर। देखिए, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ तो मैं अभी इस पर नहीं कहूँगा। जो सिंध हुकूमत के हवाले से मैं बात करूँ कि जो वाक़या टंडोला यार में हुआ, जिसकी तफसीलात जो मैंने ली हैं, जिस शख्स का कत्ल हुआ कल अदालत में सुबह, वो भी एक कत्ल के मुकदमे में वहाँ पेश हुआ था, वो ज़मानत पर था। और जिस शख्स ने उसको मारा है, उसके भाई के कत्ल का केस उसके ऊपर है। तो नज़र तो ये आ रहा है कि जी एक शख्स को इसने मारा या इसके ऊपर इल्ज़ाम था और फिर उसके भाई ने इसको मार दिया। तो ये वैसे तो झगड़ा है कोई दो फैमिलियों का, दो लोगों का, लेकिन जिस शख्स ने कल कत्ल किया है उसका, वो कातिल गिरफ़्तार हुआ है, पुलिस की कस्टडी में है। FIR जो मकतूल है उसकी फ़ैमिली की ख्वाहिश या जिस तरह की वो चाहते थे उस तरह से हुई है। पुलिस ने कार्रवाइयाँ की हैं, उनके घरों पे रेड किया है। सारी चीज़ कानून के मुताबिक जिस तरह एक होनी चाहिए वो हुई है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि कल फिर वहाँ एक हंगामाराई हुई, एक पुलिस चौकी पे हमला हुआ, वहाँ मोटरसाइकिलें जलाई गईं, गाड़ियाँ जलाई गईं, वहाँ से कुछ सामान जो है वो हंगामाराई करने वाले लेकर चले गए। उस पर भी FIR हुई है जिन्होंने हंगामा किया उनके ख़िलाफ़। लेकिन मैं बात ये कभी से कह रहा हूँ कि MQ जो है वो लिसानी फसादात चाहती है। उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के कानून को लिसानी फसादात की बुनियाद बनाने की कोशिश की। जिस किस्म के बैनर्स लगाए, जिस किस्म की शरारतें उन्होंने की, वो आपके सामने है। ये जो वाक़या टंडोला यार में हुआ है, ये एक जुर्म है, ये क्राइम है और क्राइम को क्राइम के तौर पे लिया जाना चाहिए। अगर तो पुलिस ने कार्रवाई ना की होती, पुलिस ने उस कातिल को गिरफ़्तार ना किया होता, पुलिस ने जो मकतूल की फ़ैमिली है उसकी मर्ज़ी के मुताबिक FIR ना काटी होती, तो फिर बाकी शायद इल्ज़ामात ठीक होते। लेकिन एक कत्ल के वाक़े को अगर लिसानियत की बुनियाद पे वो आग बनाकर फैलाना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका नुकसान होगा। और सूबा सिंध ने पहले ही इसके बहुत नुकसानात उठाएँ, हमें उस तरफ नहीं जाना चाहिए। देखिए, टंडोला यार के वाक़े पे मैं तफसील से बता चुका हूँ, लेकिन एक चीज़ आपने बीच में कही कि वहाँ मटियारी से जो है वो पुलिस को क्यों बुलाया गया था। तो मैं गुजारिश कर दूँ कि जो मकतूल की फ़ैमिली थी, उन्होंने पुलिस के कुछ ऑफिसर्स के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया था कि शायद उनको एतमाद नहीं था कि ये काम ठीक करेंगे। लिहाजा किसी और डिस्ट्रिक्ट से फिर कुछ पुलिस ऑफिसर्स को बुलाकर ये काम सौंपा गया ताकि मकतूल की जो फैमिली है वो सेटिस्फाई हो सके। तो ये कोई ऐसी अजीब बात नहीं है। अगर उनका एतराज़ था तो उसको मद्देनज़र रख के ये किया गया। दूसरी जो आपने शिकार की बात की, इसको हम देख रहे हैं और ये बुनियादी तौर पर तो जो शिकार होता है उसकी कानून के मुताबिक इजाज़त दी जाती है। कुछ मखसूस इलाके हैं जिसमें इजाज़त दी जाती है। अगर उन इलाक़ों के अलावा कहीं पे ये शिकार किया जाता है तो वो गैर कानूनी तस्वुर होता है और उसके फिर कार्रवाई हो सकती है कानून के मुताबिक गैर कानूनी शिकार के नतीजे में। तो ये सारी चीज़ें इतनी सीधी नहीं होती कि कोई अचानक से आ गया हो, कुछ हुआ होगा। हमें ये सारी चीज़ें देखनी है, उसके बाद इस पर हम कोई राय दे देंगे। कल अली ज़ैदी लाड़काना पहुंचा है, उसने ये दावा किया है
यार फ़िलहाल तो इस मुल्क के अवाम जो हैं वो इमरानी सर्कस के जो जोकर हैं उनसे छुटकारा हासिल करने की कोशिशों में है। और आप ये देख लें कि मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, गैस की किल्लत के ख़िलाफ़, यूरिया की किल्लत के ख़िलाफ़ जो कल हुए, जहाँ जहाँ मुजाहरे किए हैं, अवाम ने भरपूर उसमें शिरकत की है। अब अली जैदी टाइप किस्म के जो लोग हैं जिनके मुतालिक मैं कुछ नहीं कहता, वो जो अहमद जवाद इनके इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पीटीआई के साबिक, जो वो कह रहे हैं उसका जवाब मैंने अभी तक नहीं सुना अली जैदी के मुंह से कि वो उनका क्या जवाब इस पर है। वो लाड़काना जाएं, हैदराबाद जाएं, सखर जाएं, घोटकी जाएं, जहाँ जाना चाहते हैं जाएं, ये उनका मुल्क है, उनको जाना भी चाहिए। लेकिन इंतखाबात में जिस किस्म की ज़िल्लत पीटीआई के नसीब में आ रही है, चाहे वो कराची के कैंटोनमेंट के इलेक्शन हो, PS 88 के कराची मलीर के इलेक्शन हो, NA 249 बल्दिया कराची के इलेक्शन हो, उमरकोट के इलेक्शन हो, सांगड़ के इलेक्शन हो, थरपारकर के इलेक्शन हो, पीटीआई के नसीब में ज़िल्लत लिखी हुई है। और लोगों की जो राय होती है उसका बेहतरीन तरीका वोट है, जिससे आप जज कर सकते हैं कि लोग किसके साथ खड़े हैं और किसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं कि नहीं है। तो पीटीआई अल्लाह के फ़ज़ल से जितनी ज़िल्लत उनके नसीब में लिखी है उससे ज़्यादा पा रही है और आइंदा आने वाले दिनों में पाती रहेगी। देखिए, पहली बात तो ये है कि लॉकडाउन का अभी तो कोई फ़ैसला नहीं है और ये बात पहले भी सीएम साहब ने कही है। हालांकि ये तो हकीकत है कि कल जितने केसेस रिकॉर्ड हुए हैं पॉजिटिव, जब से कोविड शुरू हुआ है फरवरी 2020 से, तब से इतने केसेस कभी नहीं आए। लेकिन जो हॉस्पिटल्स के ऊपर प्रेशर था शुरू में, अल्लाह का शुक्र है वो प्रेशर इस वक्त अभी भी नहीं है। दो वजूहत हैं उसकी। एक तो वैक्सीनेशन लोगों ने करा ली है, तो जिनको कोविड हो भी रहा है तो इतना वो उनको अफेक्ट नहीं कर रहा। दूसरी वजह यह है कि हॉस्पिटल्स को हमने काफ़ी अपग्रेड किया है, कैपेसिटी उनकी बढ़ाई है। तो इस वक्त फ़िलहाल लॉकडाउन की कोई सूरत हाल नहीं, लेकिन खुदा ना करे अगर हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं तो फिर कोई चॉइस नहीं रहेगी आपके पास कि आप इस पर सख्ती करने जाएँ। जो लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, देखिए पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो है वो आप देखेंगे कि शायद आपको ऐसा लॉन्ग मार्च कभी नज़र नहीं आया होगा जितना ऑर्गेनाइज और जितने बेहतर तरीके से ही होगा और जितनी बड़ी तादाद लोगों की इसमें शरीक होगी कि कराची से हम चलेंगे और इस्लामाबाद पे जाएंगे और इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत को फारिग करेंगे। मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जबरी तौर पर पार्टी में शामिल कराने वाली एक नई मैंने ये बात सुनी है कि वो कौन से लोग हैं जिनको जबरी तौर पर शामिल करवाया जा रहा है। लोग खुशी से पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं। हमारे पास वक्त नहीं है कि हम उनकी ज्वाइनिंग्स के लिए टाइम निकाल सकें। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, पीटीआई के सिटिंग MPs और MNAs को पार्टी में शामिल करवा सकते हैं जिस दिन चाहेंगे, और वो भी हमारी मर्ज़ी है जब चाहें। और पीटीआई को एक बहुत बड़ा झटका जो है लगा सकते हैं सर। देखिए, उसूली तौर पर तो जो रेड जोन एरिया हैं, जो सेंसिटिव इलाके होते हैं, वहाँ इस किस्म की एक्टिविटीज़ होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने एक मिजाज बना लिया है कि रेड जोन में जाकर ही वो करेंगे। तो बहरहाल अब अगर हम उनको वहाँ गिरफ़्तार करेंगे, कोई सख्ती करेंगे, तो उसको भी दूसरा रंग दिया जाता है। हम बहुत रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हैं और हमारी कोशिश है कि लोग जो पुरअमन तौर पर एहतजाज करते हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो। लेकिन गुलशन इकबाल में मेन यूनिवर्सिटी रोड पे कुर्सियां लगाकर एक एहतजाजी जलसा करना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। देखिए, पुरअमन जलसा करने का हक़ या एहतजाज करने का हक़ आपका वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ किसी और का हक़ शुरू होता है।
और सड़क पर चलना, उनकी गाड़ियाँ चलाना, उनको मूव करना, ये हर आम आदमी का हक है। और अगर कोई उसके उस हक में रुकावट डाले और ये कह कर के जी मेरा बुनियादी हक है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एहसास उन जमातों को भी होना चाहिए जो आवाम के लिए एहतजाज करने का दावा कर रहे हैं। आप आवाम के लिए एहतजाज करने का दावा करें और दूसरी तरफ आवाम को मुश्किल में डाल दें, ये मुनासिब बात नहीं है। एहतजाज करने के लिए, जलसा करने के लिए, जुलूस करने के लिए बहुत सारी जगह हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो ये एहतजाजी किसान मार्च जो है, शुरू में इसका रूट कोई और था और टाइमिंग भी कोई और थी। हमने आवाम को कम से कम तकलीफ़ देने के लिए और शायद उसको बहुत मिनिमाइज़ करने के लिए रूट चेंज किया और वक्त चेंज किया, इसलिए कि शाम 5 बजे के बाद ट्रैफिक का फ़्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और हम ये चाह रहे हैं कि हमारा एहतजाज शाम 5 बजे से पहले पहले हम इसको ख़त्म कर दें और ऐसे रूट पे जाएं जहां लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। तो हम एहसास कर रहे हैं, लेकिन वो जमातें जो ड्रामे मचा रही हैं पूरे शहर में, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। देखिए, बसें तो इसकी ग्रीन लाइन के साथ ही इनको लानी थी। फेडरल गवर्नमेंट ने जो प्रोक्योरमेंट की है वो इसलिए कि पहले आपको पता है कि ग्रीन लाइन की बसेस भी सिंध हुकूमत ने लानी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर फेडरल गवर्नमेंट ने बनाना था। फिर उनके पास कोई सेविंग्स हुई तो उन्होंने कहा कि ये बसेस भी हम प्रोक्योर कर लेते हैं। चूँकि ऑरेंज लाइन की बसों की तादाद बहुत कम है, तो ये बहुत अजीब सा होता कि हम अलग से प्रोक्योर करते, वो अलग से करते। तो जब ग्रीन लाइन की प्रोक्योरमेंट उन्होंने शुरू की तो हमने ये प्रोक्योरमेंट भी उनको दे दी, उसके पैसे हम दे चुके हैं। तो बसें तो उनको पता होगा आई हैं नहीं आई हैं, कब आ रही हैं, कब शुरू करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक मुकम्मल है। उसके अंदर जो फाइनल टचेज़ आप कह लें या जो टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होनी है वो चीज़ें रह गई हैं और वो मैं समझता हूँ कि शायद चंद हफ्तों में हो जाएंगी और ये उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। या बसें वो लेकर आएंगे? नहीं, मुझे नहीं पता। बसें तो देखें, उनसे पूछे ना, मैं फिर कह रहा हूँ बसें उन्हीं से पूछे। नहीं, विफाक की बसें नहीं, पैसे हमारे हैं भाई, बसें हमारी हैं। देखें, वो इस तरह से है कि अगर एक विफाकी हुकूमत है या सूबाई हुकूमत है, विफाकी हुकूमत मिसाल के तौर पे 100 बसें ख़रीद रही है और सूबाई हुकूमत ने 5 बसें ख़रीदनी हैं, तो हमने कहा कि भाई तुम 100 ख़रीद रहे हो, 100 के बजाय 105 ख़रीद लो, पैसे हमसे ले लो। तो वो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, बसें हमारी हैं, पैसे हमने दिए हैं, लेकिन प्रोक्योरमेंट वो कर रहे हैं। तो आएंगी कब वो तो आपको वो बताएंगे। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपका मकसद एक हो और मिनिमम कॉमन एजेंडे पे जमातें एक जगह आ सकती हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम किसी जमात में जम हो जाएं, कोई हमारी जमात में जम हो जाए। अगर मकसद ये है कि इस नालायक नायल हुकूमत को रवाना करना है, इस मुल्क के लोगों की जान छुड़ानी है, तो उस पर तो फिर इत्तफाक और इताद हो सकता है ना उस चीज़ पे। बल्कि यहाँ तक भी हो सकता है कि PTI के बहुत सारे लोग इस पर मुत्तफिक हो जाएँ कि जनाब इस नालायक हुकूमत को रवाना करना है इसलिए कि लोगों की ज़िंदगी जीरन हो गई है, तो वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं और उस हुकूमत को गिराने में अपना असर डाल सकते हैं। थैंक यू जी।